नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारिका हिस्ट्री पॉइंट पर। आज अपने पास हैं शिक्षण अधिगम के 50 क्वेश्चन। देखिए साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी PDF आपको शाम को डाल दी जाती है। आप उस टेस्ट का आराम से सॉल्यूशन करें और फिर वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देखें। साथियों, ये टेस्ट मेरे द्वारा संदीप यादव व्याख्याता इतिहास द्वारा बनाए जा रहे हैं। फ्री समझ के इस टेस्ट की गुणवत्ता को इग्नोर ना करें साथियों। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा 30 जून को, आप स्वयं इसका मूल्यांकन करना कि टेस्ट कितने कारगर साबित होते हैं। आपने अलग अलग कोचिंगों से, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, आप कोई 300 में टेस्ट दे रहा है, कोई 200 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है। हम यहाँ बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पे टेस्ट एक बिल्कुल PDF के रूप में दे रहे हैं। आप उसका सॉल्यूशन करें और बाद में वीडियो के माध्यम से इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और ख़ुद का मूल्यांकन करें। तो साथियों, ये 50 प्रश्न कल शाम को हमने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे। इसका सॉल्यूशन अब करवा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है? सृजनात्मक क्रिएटिविटी बच्चों में कौन सी अवस्था से आती है? शैशव अवस्था से, बाल्यावस्था से, किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से? तो बताइए। आपको पता है, जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें वो करने लग जाता है। तो सृजनात्मकता की बात करें तो ये बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गृह कार्य को पूरा करने की आदत छात्रों को बनाती है विश्वस्त, बोझमुक्त, स्वतंत्र, नीरस? बताइए। आप वीडियो को पॉज करके भी, जिन साथियों ने टेस्ट नहीं दिया है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, बोझमुक्त बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र, नीरस। इसका आंसर होगा विश्वस्त। गृह कार्य को पूरा करने की आदत बच्चों में विश्वास पैदा करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? अब देखो, सीखने से मतलब है अधिगम। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बालक के अधिगम की पहचान कैसे करेंगे, कि बालक में अधिगम हुआ कि नहीं हुआ, बालक सीखा कि नहीं सीखा। उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसका हस्तलेखन, उसकी परीक्षा लेकर, उससे प्रश्न उत्तर सुनकर। अगर आप शिक्षण अधिगम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, और सीखना का मतलब है सामने वाले बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। ऐसे नहीं है आपने कोई फैक्ट बताया, बच्चे ने रट लिया, नहीं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, वो ही अधिगम होता है। इसका सही आंसर होगा ए, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। किसकी करेंगे भाई? अनुशासन की बिल्कुल करेंगे, सामाजिक प्रेरणा बिल्कुल, शरीर, उपयुक्त सभी। देखो, कभी कभी बच्चों, दूसरे बच्चों की आलोचना, फिर दिखाना, प्रशंसा करना, बच्चे में प्रेरणा किस बात की, मतलब उसमें अनुशासन की, सामाजिक और शरीर, इन सभी की वृद्धि करती है बालकों में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। ये सीधा कथन है, ये कथन याद रखना है आपको। जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्रायड, हर्बर्ट स्पेंसर, कोहलबर्ग। तो ये कथन है साथियों हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, तो ये कथन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो अपना CCE है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो होता है, या सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलो बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए है, विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान देना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। बताओ दोस्तों। देखिए, सतत और जो संचयी मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में एक साथ सारा भार न पड़े, सारा वजन एक साथ बच्चों पर नहीं आए, बच्चों के तनाव और चिंता को कम करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है,
यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि संबंधित छात्रों में कोई कमी हो, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो। उपयुक्त सभी कमियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, तीनों कमियां यहाँ हो सकती हैं बच्चों में। ठीक है, हो सकता क्या पता भौतिक कक्षा का भौतिक वातावरण सही हो, बच्चे आलस कर रहे हों, या आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खेल आधारित विधि है। जैसे ही खेल आधारित विधि आए आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए किंडरगार्टन। ठीक है, इसको तो रट लीजिए आप। जब आप रीट की तैयारी करेंगे तब भी आपके काम आने वाला है ये। उसमें शायद हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर, तो किसने चर आश्रित पूछा है। ठीक है, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु। देखिए ये तीनों चर हैं। अब इन तीनों में से कौन सा आश्रित है ये देखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। छात्र क्या होता है? आश्रित होता है। किस पे? पाठ्यक्रम पर और शिक्षक पर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे भाई? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। देखिए मैंने नोट्स में भी डाले थे, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, दो चिंतनों की बात की थी मैंने। आपको बताया था किसी एक बिंदु पर अगर कोई चिंतन करे, जैसे मैंने प्रश्न किया कि भारत कब आज़ाद हुआ, आपने सीधा आंसर दिया 15 अगस्त 1947। लेकिन मैंने पूछा कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, ये होगा अपसारी चिंतन। इसमें आप हर एंगल से सोचेंगे, केवल फैक्चुअल आंसर नहीं देंगे। ठीक है, इसमें विश्लेषणात्मक आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार के प्रश्नों से, अपसारी चिंतन से बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ती है। चलो अगला प्रश्न है, उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है। उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है, अपने ज़िले में उपलब्ध व्यवसाय, उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, व्यवसाय संबंधी गुण दोष का उपयुक्त ज्ञान होना, अपने निर्णय में विश्वास। देखो, जो शिक्षण अधिगम या साइकोलॉजी में अगर आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट आंसर कौन है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो व्यवसाय संबंधी गुण दोष का उपयुक्त ज्ञान होना, इस ऑप्शन में सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, व्यवसाय के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब चीज़ें, गुण दोष उसमें आ गए। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। देखिए साथियों, जब यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत हुई, तभी से एक सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, जब लोगों में उपनिवेशवाद बढ़ा, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए, दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए एक नया सब्जेक्ट आया, मनोविज्ञान। ये आधुनिक ज़माने का सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पहले नहीं था ये। ठीक है, इस मनोविज्ञान का मतलब ही क्या है कि दूसरे के मन की अभिवृत्ति की, उनकी वृत्ति की, उनको समझना। ठीक है, तो शिक्षक को मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बालकों की मनोवृत्ति को समझ सकें, बालकों को जान सकें। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, बताइए। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ और सुंदर, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बालकों की मनोवृत्ति को समझने में सहायक है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा, देखो केवल आ गया, केवल सैद्धांतिक नहीं है, प्रैक्टिकल भी तो आ गया। फिर अगला है, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। ऐसा यूरोपीय देशों में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यह कोठारी आयोग के ये नहीं, इसका सही आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पक जाना। बिल्कुल बकवास है, ये तो ऐसे ही जोड़ा गया है। बालक में सद्बुद्धि विवेक, हाँ हो सकती है। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार। देखिए, आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सब चीज़ें आ जाएं। सद्बुद्धि विवेक भी हो जाएगा,
प्रौढ़ के समक्ष उसका व्यवहार अच्छा होगा जब उसकी सामाजिक कुशलताओं का विकास हो जाएगा। बालक की अगर सामाजिक कुशलताओं में सब चीज़ें आती हैं, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सब चीज़ें इस ऑप्शन में आ गई। ठीक है, तो आपको परीक्षा में ऐसा ही ऑप्शन छांटना है जिसमें सब चीज़ें आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है। जैसे स्कूल में अचानक से कोई फ्लाइंग आई, ठीक है, आकस्मिक निरीक्षण हुआ, या टीचर ने आपका अचानक से कोई टेस्ट ले लिया, तो उसमें किस चीज़ का सुधार हो सकता है? शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोक डाला जा सकता है? बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं, भयभीत तो बनाना ही नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। हाँ बिल्कुल भाई, उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के अनुशासन को, गृह कार्य को, उनका अधिगम कितना हुआ, इस चीज़ को आप समय समय पर चेक करते रहें। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुरक्षित किया जा सके, केवल भटकाने के लिए। बाकी जो औचक निरीक्षण होता है अचानक से, उसका उद्देश्य है बाल कितने अनुशासित हैं, गृह कार्य इस शिक्षक डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी, मित्र, सहयोगी, विरोधी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मित्र वगैरह कुछ नहीं, केवल सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, काम की संस्था में एक दूसरे क्या हैं? सहयोगी हैं। अगला आंसर है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता। केवल सर्वाधिक प्रमुख विशेषता, विशेषता तो सभी हो सकती हैं, लेकिन आपसे प्रमुख पूछा है। ठीक है, क्या है? सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पाठ्यक्रम से पूछते हैं। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पहले से सूचना दे देंगे, फिर निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र देंगे, उसके द्वारा होगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन लेखा जोखा, केवल वार्षिक का ही नहीं है, सब चीज़ का होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। पहले से सूचना देके फिक्स टाइम पे आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, बिल्कुल। कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं, इसका संबंध है प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है, बताइए। पारिवारिक माहौल होना चाहिए, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर। देखो इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा अच्छे बुरे का अंतर। ये सब चीज़ें तुम्हें भटकाने के लिए हैं। नैतिकता का मतलब है किस व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप में नैतिकता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक। आप किस चीज़ से डिफाइन करेंगे कि विद्यालय की शिक्षा बिल्कुल अव्वल दर्जे की है, गुणवत्ता पूर्वक है? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं देखकर, कक्ष की प्रणाली देखकर, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम सामग्री देखकर, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर देखें। देखो शिक्षा की गुणवत्ता जांचनी है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी का उपलब्धि देखेंगे। ठीक है ना, उपलब्धि स्तर आएगा। ये मैंने पहले क्विज के माध्यम से जो प्रश्न करवाए हैं उसमें भी दिया था मैंने टेलीग्राम पे, तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। अगला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, बताओ। कुछ देर के लिए चुप हो जाएं, पुनः शुरू करते हैं, बिल्कुल बकवास। जो बाधा डाल रहे हैं उनको दंडित करें, दंडित का कोई प्रावधान नहीं है। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, बिल्कुल उनको सीखने के लिए मोटिवेट करना है, उनको जांचना है कि कैसे नहीं सीख रहे हैं, उनको फिर प्रेरणा देनी है। जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह नहीं करें, बिल्कुल गलत, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो
नो बैग डे होता है शनिवार को, है ना। शिक्षण के साथ साथ जो अन्य सहायक क्रियाएं होती हैं उनका उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक है, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। चलो बताओ इसका आंसर आपने किया होगा। पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक संबंध सशक्त बनाना। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। बालिका इसका इसका कर दिया अपने। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास। अगला है बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिभाओं का, है ना, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग का अवसर प्राप्त हो। फिर अगला है एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव। अगला है मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। देखो ये बिल्कुल उनकी विफलता पूछी है आपसे, सफलता नहीं पूछी है, ठीक है। तो छात्रों के साथ सख्ती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर होगा छात्रों के साथ सख्ती। अगला प्रश्न है विद्यालय जाते समय कोई अभिभावक आपको रोक ले और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछे तो आप क्या करेंगे? बताओ। अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय आके बात करो भाई साहब, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, उसकी बात सुनकर उसे आश्वासन देंगे कि जल्दी ही आपके बच्चे की रिपोर्ट आपको दे देंगे। 1 मिनट को अगला ऑप्शन देखते हैं। विस्तार से बच्चे की प्रगति बता देंगे। अगला है समय का ध्यान रखते हुए सधे हुए शब्दों में बच्चों की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है आप समय का ध्यान रखेंगे ताकि स्कूल में पहुंच सकें और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में साफ साफ बताएंगे हाँ भाई ठीक है, नहीं है, जो भी है, और फिर कहेंगे उसको कि ठीक है आप स्कूल में एक बार पहुंचने की कृपा करें, आपको और डिटेल से बच्चे की जानकारी दे दी जाएगी। बस ठीक है, ये सबसे इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में कैसे अटेंड करेंगे? मतलब उसका उपचार कैसे देना चाहेंगे, उसको शिक्षा कैसे देंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों की बहुमत को परेशानी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कक्षा में सहानुभूति रखेंगे, उसके साथ सहानुभूति रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ऐसे कहेंगे ये बिल्कुल ये अंधा है इसलिए इसके साथ ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको अन्य बच्चों के साथ बिल्कुल समानता के साथ देखेंगे। आप सोचेंगे उसके भाग्य मंदापन है तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। ये सब आपको बहकाने के लिए दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल, और उसके लिए सुविधाजनक गति बढ़ाने का प्रयास करें। अगला है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, दंड को तो काट दो इसको, ठीक है। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखिए, भाषा कौशल और सामाजिक नागरिकता। जब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो, आप उसके व्यक्तित्व का विकास कर दो ना, तो उसकी सामाजिक नागरिकता, भाषा कौशल सब इसमें समाहित हैं। तो आप क्या करें? उसके व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बताओ। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रेरित करने के लिए क्या करें? हमेशा, एक मिनट, इसके देखिए, हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें। हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है हमेशा प्रशंसा क्यों करोगे भाई? हमेशा अपने की आलोचना करें नहीं, तार्किक रूप से प्रशंसा आलोचना करें। बिल्कुल 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 इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे ना तो प्रशंसा नहीं नहीं नहीं, तार्किक रूप से तर्क देकर बताएं ये बच्चा अच्छा, ये आपने ये नहीं किया भाई, तो तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। अगला प्रश्न है एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? बताइए। बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, बिल्कुल सही है। समय पर पाठ्यक्रम ये भी होना चाहिए। धीमी अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने का, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन। देखो अब मैंने कहा ना, शिक्षण अधिगम और मनोविज्ञान में आपको बेस्ट आंसर चुनना है। अब कोई आपको कहे ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। पाठ्यक्रम पूरा हो, ये भी सही है। बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों का विकास हो, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस चीज़ को दी जाएगी कि जो धीमी गति से अधिगम कर रहे हैं बच्चे,
उनको सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष कैसे ला सकते हैं आप? समझ रहे हैं? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करे, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करे, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करे। बिल्कुल, आप देखिए, जब आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ना, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालेंगे, प्रश्न आप समझ जाएंगे कि इसी इसका आंसर होगा। शिक्षण अधिगम साइकोलॉजी के प्रश्नों को, इनकी अप्रोच आप में डेवलप तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालते रहें, बस आपको सीधा पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम, जैसे मान लो आपके कैंप हुआ, गर्मियों की छुट्टियों में कोई कैंप का आयोजन हो रहा है विद्यालय में, आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाएँ और व्यावसायिक संवर्धन में भी भाग। हाँ, अच्छा है जवाब तो ये भी। अगला है, किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचेंगे? बिल्कुल नहीं, बचना तो है ही नहीं अपने को, नेगेटिव उत्तर तो बिल्कुल नहीं देना है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर देंगे और संवर्धन कार्य में जाएंगे। देखो, उनको भी स्थगित नहीं करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसा काम करना है दोनों में सामंजस्य बैठ जाए। अध्यापक संवर्धन कार्य में तो जाएंगे लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे, नहीं नहीं। देखो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, परिवार को भी समय दें, ऐसे व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ पे भी टाइम निकले और यहाँ पे भी जाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में आप प्रश्न क्यों पूछेंगे बच्चे से? बताइए। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो सकता है आपने बढ़िया आंसर दिया भी होगा इसका। देखिए, ऑप्शन ए है, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बीच में प्रश्न कर रहे हैं, उसमें इसके लिए, शिक्षण में सुधार के लिए, छात्रों को सक्रिय एकाग्र के लिए, छात्रों में शिक्षक संबंधी विचार विमर्श के लिए। तो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आप क्यों करेंगे बताओ? हैं? छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने के लिए, ताकि बच्चे सक्रिय रहें। जैसे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई प्रश्न पूछ लिया तो बच्चों में सक्रियता बनी रहे और एकाग्रता बनी रहे, बोरिंग नहीं होंगे बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है? बिल्कुल, जैसे जो इसका प्रश्न को समझें, जैसे जो शिक्षक सेवा में हैं उनको ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम चलता है, ट्रेनिंग देते हैं, वो एक सही है क्या? बताइए, आप ही बताओ। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनिश्चित सत्य असत्य, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का बुनियादी आधार प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। बताइए। देखो, जैसे आप देखते हैं जो नेता होते हैं, जैसे किसी भी पार्टी का नेता हो, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कोई सी पार्टी हो, ठीक है, उस नेता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक बात करें, व्यवहार में चाहे वो अपने लिए खूब धन इकट्ठा करें, लेकिन सैद्धांतिक बात क्या है कि वो उस पार्टी का हित करें, है ना, उस जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस समूह का नेतृत्व कर रहा है, उसका बुनियादी आधार होता है उस समूह का हित करें, समूह का हित करें। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षक परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार, पाठ्यवस्तु पर अधिकार व संप्रेषण, अनुभव, प्रशिक्षण। बताइए, प्रभावी शिक्षक परिणाम क्या है? पाठ्यवस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, इसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सत्य बात है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क विचार शक्ति उत्पन्न करता है। सही बात है। घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, ये भी ठीक है। विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास करवाता है, ये भी ठीक है। थकान से बचा देता है, इसको तो काट दो आप। देखिए, अब ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको? बेस्ट आंसर
तर्क विचार शक्ति तो हो गई, वहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना भी ठीक है। लेकिन विषय वस्तु जो सीख के आया है ना, जो टॉपिक उसने सीखा है उसका अभ्यास हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं संरचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए। देखो, जब भी बच्चों में तार्किक योग्यता, संरचनात्मक चिंतन की बात आई तो उससे सीधा सीधा चले जाओ समूह परिचर्चा पे। किस पे चले जाओ? समूह परिचर्चा पे। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या बताए कि सर मेरे परिवार में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे बताओ? उसकी समस्या सुनेंगे और संभव उपाय बताएंगे। उसकी समस्या सुनेंगे, उसे नैतिक बल देंगे, उसे केवल उसके कहेंगे भाई केवल तू पढ़ाई की बात कर, फालतू की बात मत कर, ये कहेंगे क्या? नहीं, काट दो इसको। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा करने के लिए मना करेंगे? नहीं। इन दोनों में से देना है आपको और इन दोनों में बेस्ट आंसर चुनना है आपको। देखो, समस्या सुनेंगे, नैतिक संबल, केवल नैतिक संबल से काम नहीं चलेगा आपको। हाँ हाँ यार तेरे परिवार की हालत ख़राब है, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है, ऐसे केवल नैतिक संबल नहीं देना है, आपको संभव उपाय भी देना है। आपको जो ठीक लगे वो उपाय भी उसको बताना है कि बच्चा देखो ऐसा है, ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। उसको संभव उपाय आपको बताना होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण। देखो, अभी पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया था, मैंने जो टेस्ट लिया था, क्विज करवाई थी टेलीग्राम पे, उसमें भी आया था। तो इसमें जैसे ही सामाजिक विकास का आधारभूत, तो सीधा माता पिता एवं परिवार। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करेंगे। आ जाओ भाई, शिक्षण के कौन कौन से गुण होने चाहिए जो उनको प्रभावित करें। तो इसमें है, ऑप्शन ए है संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंधन क्षमता। ये भी सारे सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संवेदनशीलता, दूसरों की संवेदनाओं को समझना। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए है, इसमें बी के लगा है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। दूसरों की संवेदनाओं को समझना, आप में संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। जब छात्रों के प्रति आप संवेदन नहीं हैं तो ये तीनों चीज़ें बेकार हैं। आप कितना ही अच्छा प्रबंधन करें, कितने ही आप में शारीरिक शक्ति को काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। एक मिनट देखो, प्रबंधन क्षमता आप में कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है तो ये गुण बेकार है। ऐसे ही सामाजिक कुशलता, संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसको आप काट दो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संवेदनशीलता इज मैंडेटरी, है ना, ये प्रमुख है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होना चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, हाँ होनी चाहिए। विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन वो करेंगे जो सबसे बेस्ट हो। अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए, ये भी सही है। देखने में आकर्षक हो, ठीक ठाक लगे, ये भी ठीक है। बात सारी सही है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? सोचो, ऑप्शन लगाओ, क्या हो सकता है इसमें? अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार हो। अध्यापक अध्यापिका को तो अवगत करा देगा वो, उसमें विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से होना चाहिए, ये इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। मान लो ये कथन है, इस कथन के पक्ष में तर्क देना है आपको। आपके सामने एक कथन दे दिया कि बताओ विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। अब इस कथन के पक्ष में आप क्या सोच सकते हैं? आप कहेंगे कि अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकता है जिन्हें वह पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापन का स्व मूल्यांकन कर पाएंगे, अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे देंगे। बताओ, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों का मूल्यांकन करेगा तो खुद तय कर पाएगा कि मेरा बच्चा कहाँ तक अधिगम कर पाया है, उसका स्वयं मूल्यांकन कर पाएगा, खुद समझ पाएगा कि इसने यहाँ गलती की है। इसलिए आप इसके पक्ष में सबसे बेस्ट तर्क जाता है बी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं हैं ये में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे बताओ? क्योंकि राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न, इससे प्रवेश में कुछ नंबर, सामाजिक दायित्व सब सही है। लेकिन देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे में श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न हो सके। इसमें कई विद्यार्थियों ने ये भी किया होगा, ज़्यादातर ने राष्ट्रीय भावना का विकास। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दे रहे हैं अपन, सहगामी क्रियाओं में, तो श्रम के प्रति आस्था, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूलों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त तर्क क्या है बताओ? छोटी स्कूलें हैं, वो क्या है, बालकों को संरक्षण देते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है, यह बालकों के चहुमुखी विकास की व्यवस्था कर रहे हैं, बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु, बिल्कुल नर्सरी स्कूलों का है ये, ऑप्शन डी, बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई, क्या कारण है? इसलिए कि वे दुस्साहसी हो जाएंगी, महिलाएं दुस्साहसी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तर्क देने लगेंगी? हाँ बिल्कुल, तर्क तो देना ठीक है। वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगी? नहीं। विद्रोही हो जाएंगी? इसको कहा तो बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि क्यों ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहा है, ताकि वो तर्क देने लगे, है ना, अलग अलग भांति नए नए तर्क देंगी, है ना, ये उनमें भय है, इसलिए वो प्रोत्साहन नहीं देता। इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ले रहा है। सही बात है, इसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन ये कह रहा है कि बताओ किसके द्वारा ले रहा है? वो अनुभव से ले रहा है, अनुकरण से ले रहा है, त्रुटि से, दंडात्मक। तो जो व्यक्ति अशिक्षित है ना, वो भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ले रहा है। एक शब्द होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक जिसके लिए तुम व्यवस्था करते हो, जैसे बच्चों के लिए हमने स्कूल खोली, वो एक औपचारिक शिक्षा है, बच्चे आएंगे वहाँ सीखेंगे। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति, शिक्षा का उसके पास कोई माध्यम नहीं, लेकिन वो किसी न किसी से सीख रहा है। किस विधि से सीख रहा है? उसका अनुकरण करके, है ना, दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके वो शिक्षा ले रहा है। तो अनौपचारिक रूप से शिक्षा ले रहा है, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपने लिए आप क्या उपाय करेंगे अपनाने के लिए? इसको अपने की जगह पढ़े, अपनाने के लिए। ऑप्शन ए है, छात्रों को संतुलित भोजन के समप्रत्यय का बोध करवाएंगे, उनसे निबंध लेखन चार्ट प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे, संतुलित भोजन के लिए मेन्यू तैयार करवाएंगे, संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का विकास करेंगे। व्यवहारिक रूप से आप क्या करेंगे? देखो, निबंध लेखन चार्ट नहीं, संप्रत्यय नहीं, यहाँ पर आप उनसे संतुलित भोजन का चार्ट बनवाएंगे, मेन्यू बनवाएंगे। ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मेन्यू तैयार करवाएंगे। अगला प्रश्न है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए क्या? उदासीनता नहीं, उत्साह नहीं, आक्रमण्यता, उत्साह तो हो भी सकता है, आक्रमण्यता बिल्कुल नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति, ये सबसे बेस्ट आंसर। उत्साह भी चल सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है तीव्र इच्छा शक्ति, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न अपना ये है 50वां। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश दे दें तो आप क्या सोचेंगे? बताओ। आप सोचेंगे कि आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल काट दो इसको, छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, ये इसको गलत करवा रहा है, ये भी गड़बड़ है। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियाँ प्राप्त होंगी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेतृत्व गुणों ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी इज ठीक है। अब देखिए, निःशुल्क और सही मार्गदर्शन में तैयारी कर कम समय में सफलता प्राप्त करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं,
इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल जोड़ लें, जिसे शाम को हम पीडीएफ के रूप में ही आपको टेस्ट भेजते हैं। आप उसका सॉल्यूशन करें, खुद सब मूल्यांकन करें और फिर जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं उससे अपने आप मिलाएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप जिस दिन एग्ज़ाम देंगे डेफिनेटली आप अपने आप को देखना कितना आगे पाएंगे, लोगों से, अन्य लोगों से कितना आगे पाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।